हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, क्या मार्केट एक बार फिर बेयरिश रिवर्सल दिखाने वाला है। सीज फायर के एक्सटेंड होने के चांसेस बहुत कम दिख रहे हैं और वॉर के एस्केलेशन का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। क्रूड भी वापस से ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। टेक्निकल्स हमें ये बता रहे हैं कि मार्केट एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन पर आ गया है और डेरिवेटिव डेटा तो बहुत ही डराने वाला आ रहा है। तो आगे बाजारों में क्या होगा, आइए इसको डिकोड करते हैं। जब मार्केट की हो बात, बेटर आस्क बुल ट्रैक। तो आइए सबसे पहले ग्लोबल इंडिकेटर्स और मार्केट्स को देखते हैं, वहाँ हमें क्या क्लूज मिल रहे हैं। तो सबसे पहले अगर आज सवेरे जब कोरियन मार्केट्स खुले और फ्राइडे के दिन दुनिया भर में एक हो हल्ला हो गया कि हॉर्मुज़ खुल गया है, वॉर ख़त्म हो गया है, लेकिन आज एशियन मार्केट्स में ने हमें ये क्लू दिया कि जो इतना एक ऑप्टिमिज्म बिल्ड हुआ था वो सही नहीं है। तो मार्केट्स ऊपर के लेवल पर सस्टेन नहीं हुए, मोटा मोटा फ्लैटिश रहे, हालांकि मार्केट्स ग्रीन में रहे। इसके बाद जापान खुला और जापान में भी लगभग हमें वही ट्रैजेक्टरी देखने को मिली और हैंगसेंग तो नेगेटिव में खुला और उसमें भी थोड़ी रिकवरी हमें होती हुई देखी। मोटा मोटा ये फ्लैटिश ही रहे और फिर हमारे मार्केट्स जब खुले तो वो थोड़ा बहुत वोलेटिलिटी हमें बाज़ारों में देखने को मिली और दिन में कई बार पॉजिटिव नेगेटिव हुआ, दिन ख़त्म होते होते हुए नेगेटिव में आया और फिर क्लोजिंग में थोड़ा सा हमें हल्का फुल्का बाउंस देखने को मिला। तो आज अगर आप निफ्टी को देखें, ह्यूज वोलेटिलिटी हमें देखने को मिली, काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन देखने को मिले। और जब भी मार्केट ट्रेंडिंग होता है, चाहे वो अप ट्रेंड में हो चाहे वो डाउन ट्रेंड में हो, और उस अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड के बाद अगर मार्केट में स्ट्रॉन्ग वोलेटिलिटी देखने को मिलती है, हमेशा ये इंडिकेट करता है और ट्रेंड के चेंज होने के क्लूज हमें देता है। क्यों? क्योंकि एक लंबे ट्रेंड के बाद चेंज ऑफ हैंड होता है जो बाज़ारों में वोलेटिलिटी क्रिएट करता है। तो आज हमारे मार्केट में वही देखने को मिला और उसी का रिजल्ट आप देखिए कि विक्स में वापस से हमें राइज देखने को मिला। और हालांकि हम अब 20 से नीचे हैं, पीक विक्स हमने 25 के आसपास देखा था, लेकिन एक बार फिर वो बढ़ता हुआ हमें देखा। क्रूड एक बार फिर हमें रैली देखने को मिली और क्रूड के बारे में अगर आप खबरें ट्रैक कर रहे हैं तो ऐसी खबरें हैं कि जब हॉर्मुज़ के बंद होने की खबर आई थी, यूएस मार्केट्स में क्रूड को बड़े नंबर्स पे शॉर्ट किया गया था और काफ़ी उससे मुनाफा कमाया गया था और एक बार फिर जो है रुपया भी कमज़ोर होता हुआ हमें दिख रहा है। तो ये ग्लोबल इंडिकेटर्स हमें ये बता रहे हैं कि हम जो पीक फियर सिचुएशन में तो दोबारा नहीं पहुँचे हैं, लेकिन फियर बढ़ता हुआ बाज़ारों में हमें दिख रहा है और यही इंडिकेट भी कर रहा है कि कहीं ना कहीं बाज़ार वापस रिवर्स गियर पर आने की कोशिश कर रहे हैं। तो ईरान वॉर में वापस से एस्केलेशन होता हुआ दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि सीज फायर का इस्तेमाल करके दोनों पार्टीज़ ने अपने जो भी उनके मिलिट्री सप्लाईज़ हैं उसको रेप्लेनिश किया और फिर वो दोबारा से लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये एक नई डेवलपमेंट है। यूएस नेवी ब्लू अ होल इन द इंजन रूम ऑफ इरानियन कार्गो शिप आफ्टर 6 hours ऑफ इग्नोर्ड वार्निंग्स, Marines boarded and seized the vessel। तो ये तो एक आने वाले टाइम का इंडिकेशन हमें देखने को मिल रहा है कि कोई सीज फायर के मूड पे नहीं दिख रहा है और ईरान ने कहा, ईरान कॉल्स इट पायरेसी, वॉर्स, रिटेलिएशन और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अब कंप्लीटली फुल्ली शट, 0 टैंकर्स ऑन संडे। तो ये क्रूड के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, जैसा कि आप जानते हैं। हालांकि कोशिश चल रही है पाकिस्तान में कि एक सेकंड राउंड की मीटिंग हो, लेकिन बहुत मुश्किल है क्योंकि दोनों पार्टीज़ के बीच में ट्रस्ट की बहुत ज़्यादा कमी है और ट्रम्प्स अल्टीमेटम, डील और डिस्ट्रॉय एवरी पावर प्लांट एंड ब्रिज इन ईरान। तो जो पहले की वो थ्रेट थी कि हम आपको बर्बाद कर देंगे, सब कुछ ख़त्म कर देंगे, तो वापस से होता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पर अगर आप देखिए आने वाले दिनों में क्या सिचुएशन है, तो सीज फायर की अगर बात करें तो एक सीज फायर
कल ख़त्म होने वाली है, यानी कि परसों हमें पता चलेगा क्या होता है। और 1 अप्रैल 26 को एक्सपायरिंग वेडनेसडे, बोथ साइड्स वायलेटिंग सीज़फायर की ऑलरेडी टूटने की खबर आ रही। हॉर्मुज टोटली क्लोज्ड है, और ऐसी खबरें हैं कि वहाँ से चाइना के शिप्स भी नहीं जा रहे हैं। टॉक्स ईरान ऑफिशियली सेज नो। हालांकि इसका बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, लोग नो कहते हैं, लेकिन बैक चैनल्स डिप्लोमेसी चलती रहती है। क्रूड ऑयल राइजिंग अगेन आफ्टर स्टैंड ऑफ, एक बार फिर हमें उस पर राइज देखने को मिल रहा है। और इंडियन मार्केट्स ओपन पॉजिटिव, और फिर से यहाँ पर रिस्क बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो ये बाजारों के लिए नेगेटिव है, और इसीलिए आज देखिए कि वापस से मार्केट काफ़ी टाइम तक रेड में भी रहे और फिर ग्रीन रेड करते हुए हमें दिखे। रिटेल इन्वेस्टर्स आज कई स्टॉक्स में फंसे हुए हैं, जैसे कि सोला विनयार्ड्स, रेलटेल, ओला इलेक्ट्रिक। अब इन स्टॉक्स में रिटेल क्यों फंसते हैं? क्योंकि वो सोशल मीडिया टिप्स, फोमो एंड टीवी एनालिस्ट पर रिलाई करते हैं। देखिए, स्टॉक का गिरना बड़ी बात नहीं है, पर आपके स्टॉक्स गिरने के बाद अगर रिकवर नहीं होते हैं तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। 2008 में इफ यू सी, बजाज फाइनेंस ने 1.5 लाख % का रिटर्न दिया, टाइटन ने 9000% का रिटर्न दिया, और वहीं पर डीएलएफ ने 10 साल लगा लिए ब्रेक इवन के लिए, और यूनिटेक जैसे स्टॉक जो आज तक रिकवर नहीं कर पाए। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? इसकी दो बड़ी वजह है, क्वालिटी एंड वैल्यूएशन, यानी वो बैड क्वालिटी एंड हाई वैल्यूएशंस पर स्टॉक खरीद लेते हैं। और अगर आपको किसी भी स्टॉक का क्वालिटी को चेक करना है तो आपको उसकी बैलेंस शीट को चेक करना पड़ेगा, which could take hours, और वैल्यूएशंस के लिए आपको हेवी मैथमेटिकल मॉडल्स को यूज करना पड़ेगा। और इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं बीटी स्टॉक एक्सरे, जहां आप सेकंड्स में किसी भी स्टॉक का क्वालिटी एंड फेयर वैल्यूएशन चेक कर सकते हैं। सो वेट नो मोर, एक्ट नाउ एंड अपने पोर्टफोलियो की क्वालिटी स्कोर को बढ़ाइए और उसे वेल्थ क्रिएटर बनाइए, ना कि वेल्थ डिस्ट्रॉयर। BT Stock X-ray, upgrade your portfolio now because hope is not a strategy. अब जो एक उम्मीद थी कि बैंक के रिजल्ट्स आएंगे, HDFC बैंक बहुत अच्छा कुछ पोस्ट कर देंगे, तो वो भी एक थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग रहा, और मैं कहूँगा कि एज एक्सपेक्टेड रहा कि कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा वहाँ से नहीं निकल कर आया। और ध्यान रहे कि अभी तो इस वॉर का पूरा इम्पैक्ट रिजल्ट्स में आया नहीं, अगले क्वार्टर में हमें इसका और भी ज़्यादा इम्पैक्ट दिखेगा। तो अभी तक अगर हम इस क्वार्टर तक की बात करें तो सेक्टर इज़ रेजिलिएंट, यहाँ पे कोई बड़ी क्राइसिस अभी नहीं दिख रही है। मोटा मोटा एवरेज यहाँ पे रिजल्ट्स देखने को मिले, नेट इंटरेस्ट मार्जिन में कंप्रेशन देखने को मिला, और वाइड नॉट कंपनी स्पेसिफिक इंडस्ट्री की प्रॉब्लम ये बनी हुई है। RBI रेट कट्स are transmitting through loan books. Every bank faces this in FY27, not a red flag, just a headwind. तो आने वाले टाइम पे आप देखेंगे जितने भी बैंक के रिजल्ट्स आएंगे, वहाँ पर उन्हें एक कम से कम नेट इंटरेस्ट मार्जिन में प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। ICICI के रिजल्ट्स HDFC से थोड़े बेटर आए, और HDFC स्टेबिलिटी नॉट ग्रोथ। तो आप ये मत उम्मीद लगाइए कि HDFC में आने वाले सेक्टर्स में ज़बरदस्त ग्रोथ मिलेगा। उनका फोकस अभी स्टेबिलिटी पर है, और मर्जर, प्री मर्जर की जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें फिक्स करने की है। एसेट क्वालिटी में अभी तक कोई भी रिस्क हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो बिग पिक्चर क्या है? प्राइवेट बैंकिंग इज हेल्थी बट मैच्योरिंग। तो अब वो जो ग्रोथ पीरियड हमने देखा वो शायद अब नहीं देखने को मिलेगा, और आपको काफ़ी ज़्यादा जो बैंक और NBFC स्पेसिफिक रहना पड़ेगा। आप सेक्टर पर इस वक्त बेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके परफॉर्मेंस में आपको ह्यूज डिफरेंसेस देखने को मिल सकते हैं। सो प्राइवेट बैंक ने बता दिया कि रिजल्ट्स खराब नहीं आएंगे, एवरेज आएंगे या बिलो एवरेज आएंगे, वहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी नहीं देखने को मिलेगी, एसेट क्वालिटी भी मोर और लेस बैलेंस मिलेंगे। लेकिन असली कहानी आने वाले दिनों में हमें PSU बैंक्स में देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने जो बॉन्ड्स ये जो होल्ड कर रहे हैं, और बॉन्ड के प्राइजेस में काफ़ी गिरावट हुई है, तो इनके बॉन्ड पोर्टफोलियो में इन्हें अच्छे खासे लॉसेस देखने को मिल रहे हैं, और उन लॉसेस को उन्हें कंपेंसेट करना पड़ेगा, जिनकी वजह से इनके नेट प्रॉफिट पर इम्पैक्ट पड़ेगा। और इन्होंने RBI से ये रिक्वेस्ट किया था कि इन लॉसेस को हमें
कई क्वार्टर्स में डिवाइड करने की इजाज़त दी जाए ताकि इनके नेट प्रॉफिट्स जो हैं उतने बुरे ना आए। लेकिन आरबीआई ने इस रिक्वेस्ट को पूरी तरीके से डिक्लाइन कर दिया क्योंकि ये एक सिस्टमिक रिस्क बन सकता था और बड़ा रिस्क बन सकता था। तो अब पीएसयू बैंक्स में अगर आप देखिए पिछले दिनों ज़्यादा गिरावट हुई और उससे पहले इसमें सबसे ज़्यादा रैली भी हो रही थी और यही इसका फेयर है। सो बॉन्ड एमटीएम लॉसेस लगातार उनके बढ़ रहे हैं और साथ में जो फॉरेक्स कट करने की जो आरबीआई ने एक नया कायदा बनाया कि भाई आपको फॉरेक्स की होल्डिंग लॉन्ग डॉलर नहीं रखना है, तो उसका इम्पैक्ट भी उन्हें देखने को मिला। तो इन दोनों का जो नुकसान है आने वाले दिनों में जब पीएसयू के रिजल्ट्स आएंगे तो वहाँ देखने को मिलेगा। और आप देख सकते हैं कि इन सारे बैंक्स एसबीआई, पीएनबी, सीबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, ये काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट बॉन्ड्स अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करते हैं और इसका इम्पैक्ट इनके रिजल्ट्स में देखने को मिलेगा और ये मार्केट में और साथ में जो बैंक निफ्टी में इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो एक तरफ प्राइवेट बैंक्स आपके कह रहे हैं कि रिजल्ट्स आर एवरेज, दूसरी तरफ पीएसयू बैंक्स के प्रॉफिट डिप होने के चांसेस हैं। तो ओवरऑल ये न सिर्फ बैंक निफ्टी बल्कि ब्रॉडर मार्केट में भी एक बड़ा प्रेशर क्रिएट करेंगे। अब देखिए ये जो सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम लगातार बात करते हैं, हॉर्मूज, ऑयल, रुपया, एफआईआई सेलिंग, बैंक के जो एमटीएम लॉसेज हैं, बॉन्ड लॉसेज हैं, इन सबको अगर आप देखें ये इंटरलिंक्ड हैं। आप इन्हें आइसोलेशन में नहीं देख सकते और ये एक जिसे हम कहते हैं डूम लूप टाइप बन गए हैं जो मार्केट पर लगातार प्रेशर क्रिएट करेंगे और इससे निकलने में हमें कई क्वार्टर्स निकल जाएंगे। तो आप देखिए वॉर की वजह से एफआईआई आउटफ्लो बढ़ रहा है, उसकी वजह से आरबीआई ने बैंकों को डॉलर बेचने का हुक्म दे दिया और वॉर की वजह से क्रूड बढ़ रहा है, क्रूड की वजह से बॉन्ड यील्ड बढ़ रहे हैं, बॉन्ड यील्ड वजह से वंस अगेन इनको फॉरेक्स के लॉसेज हो रहे हैं, रुपया क्रैश हो रहा है तो एमटीएम लॉसेज हो रहे हैं और आरबीआई ने बोल दिया है कि भाई हम आपको मदद करने को तैयार नहीं, आपके जो लॉसेज हैं आपको बुक करने पड़ेंगे। बुक इन द सेंस आपको उसे अपने जो नेट प्रॉफिट से एडजस्ट करने पड़ेंगे। तो ये पूरा एक लूप बना हुआ है और सिर्फ एक फैक्टर में हमें रिलीफ अगर मिलती भी है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरे में हो। तो इसका एक ही हमारे पास सोल्यूशन है कि ये लड़ाई किसी तरीके से रुक जाए और रुकने के बाद भी उसका जो इफेक्ट है उसे न्यूट्रलाइज होने में कई क्वार्टर्स लग जाएंगे। इसलिए जो हमें सिर्फ ये नहीं देखना है कि सीज फायर हो गया, हमें परमानेंट सोल्यूशन चाहिए अगर हमारे मार्केट्स को ऊपर जाना है और इसमें क्रूड ऑयल का भी बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। हमारे जो कंपनी के ग्रोथ्स हैं, मार्जिन्स हैं, प्रॉफिट्स हैं, एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड। तो हमें देखना है कि इन सभी चीज़ों पर इम्प्रूवमेंट दिखेगा, तभी हमारे मार्केट्स फंडामेंटली ऊपर जा सकते हैं। सो दोस्तों आइए अब चलते हैं मार्केट्स की तरफ और देखते हैं मार्केट का डेटा हमें क्या बता रहा है। तो आज 20 अप्रैल है, फ्राइडे को ह्यूज ऑप्टिमिज्म थी और उसके बाद थोड़ी ऑप्टिमिज्म आज टोन डाउन होती हुई हमें दिखी है और हम 24,000 के ऊपर स्टिल सस्टेन कर रहे हैं, फ्राइडे के क्लोजिंग के लेवल के आसपास सस्टेन कर रहे हैं और मोटा मोटा फ्लैटिश था। अगर आप 3:30 का मार्केट देखेंगे तो एक्चुअली मार्केट नेगेटिव में था, क्लोजिंग के बाद थोड़े प्राइजेस चेंज किए जाते हैं तो वापस से मार्केट जो है थैंकफुली ग्रीन में आता हुआ दिख रहा है, लेकिन ये पूरी पिक्चर को हमें नहीं बता रहा है। अगर आप कॉल और पुट आईवीज को देखें, आप यहाँ पे देखिए 5% से ज़्यादा का पुट आईवी में राइज हुआ। ये क्या बता रहा है? ये क्लियरली बता रहा है कि फेयर वापस मार्केट में आ रहा है। जो पोर्टफोलियो मैनेजर्स ने वापस से पुट खरीद कर अपने जो पोर्टफोलियो को हेज किया है और कॉल आईवीज में भी राइज देखने को मिला है। विक्स में भी 1% से ज़्यादा का राइज देखने को मिला है। पुट कॉल रेशियो में भी राइज हुआ है, तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि फ्रेश बायर ऑप्शंस मार्केट में आए हैं, रिटेल वाले आए हैं और उन्होंने बाइंग की है, जिसकी वजह से पुट कॉल रेशियो ऊपर गया है और वो हो सकता है उन्होंने पुट्स भी सेलिंग की हो, क्योंकि आप देख सकते हैं कि पुट्स की काफ़ी ज़्यादा बाइंग हुई है, इसलिए पुट का आईवी बढ़ा है, यानी कि जो रिटेल लेवल पर पुट सेलिंग भी की गई है क्योंकि पोर्टफोलियो मैनेजर्स को ज़्यादा दाम पर बेचा जा सके, तो इस वजह से पुट कॉल रेशियो ऊपर गया है। अब एक बार फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से मार्केट्स ऊपर जा रहे हैं, लेकिन आप देखिए आपको दिख रहा है क्या यहाँ पर ओआई एडिशंस होता हुआ? कहीं पर भी
मेजर ओआई एडिशन होता हुआ नहीं दिखा, सिर्फ ये आपको मेजर ओआई एडिशन होता हुआ दिखेगा और उस दिन मार्केट 200 पॉइंट डाउन थे। तो क्यों ऐसा नहीं हो रहा है कि मार्केट्स जब ऊपर जा रहे हैं सो फ्रेश ओआई एडिशन हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? मार्केट ऊपर जाता है, लोग अपने शॉर्ट्स को क्लोज कर रहे हैं, ना कि फ्रेश लॉन्ग्स बना रहे हैं। और अगर आप करेंट मंथ के प्रीमियम्स को देखें तो आप देखिए लगातार वो नेगेटिव में आ रहे हैं, और अगर पॉजिटिव में भी आ रहे हैं तो जितनी वैल्यू फ्यूचर्स की होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। और आज एक बार फिर निफ्टी का फ्यूचर्स जो है डिस्काउंट में आ गया, जबकि मार्केट्स अगर आप देखें टेक्निकली ग्रीन में रहे और पूरा का पूरा दिन लगभग आधे से ज़्यादा दिन वो ग्रीन में रहे, इसके बावजूद भी प्रीमियम पे नहीं आया। सो ये एक स्कैरी सिचुएशन बता रहा है। ये बता रहा है कि एक बार फिर जो बड़े नंबर्स पर शॉर्ट्स ऐड होते हुए हमें दिख रहे हैं, और उसका इम्पैक्ट हो सकता है हमें कल ना दिखे, हो सकता है हमें परसों ना दिखे, आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। और नेक्स्ट मंथ का प्रीमियम भी आप देखिए, ह्यूज ड्रॉप। ये प्रीमियम कम से कम 200 का होना चाहिए और ये 85 पर है, तो काफ़ी बुरे प्रीमियम पे फ्यूचर्स ट्रेड हो रहे हैं। और आज टर्नओवर भी अगर आप पिछले कई दिनों से कंपेयर करें तो थोड़ा कम रहा, और ये भी एक साइन है कि बड़े नंबर्स पर बाइंग नहीं हुई है। एडवांस डिक्लाइन भी काफ़ी पुअर रहा। और फ्राइडे के दिन अगर आप देखिए थोड़े से शॉर्ट्स एफआईआईज के कटे हैं, और क्या हो रहा है डेरिवेटिव मार्केट्स में वो मैं आपको डिटेल में मैंने आपको दिखाया, ट्रेंड दिखाया कि एफआईआईज के पोजीशंस इसलिए कट हो रही हैं क्योंकि बाज़ार में कोई बायर नहीं है। अगर उन्हें फ्यूचर्स को फर्दर शॉर्ट करना है, बाज़ार में लोगों को बाय करना है, तो अभी रिटेल फ्यूचर्स को बाय नहीं कर रहा है, जो प्रो वाले हैं वो बाय नहीं कर रहे हैं, सो दे आर नॉट गेटिंग अपॉर्चुनिटी टू सेल। अब इस जो सिचुएशन हमें जो तेज़ी देखने को मिली, क्या रिटेल वाले इस डिप को बाय करेंगे? अगर वो बाय करेंगे तो ये वापस से सेल करेंगे, और इसमें हमें डाउट नहीं होना चाहिए कि एफआईआई का आउटलुक इंडियन मार्केट्स में अभी भी काफ़ी ज़्यादा बेरिश है, सो दे विल कंटिन्यू टू सेल। If a cat wants to be a lion, it needs to lose its appetite for rats. What do you want to be? Bulltrack Global Portfolio. Think big, think global. अब आइए दोस्तों मार्केट्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ से हमें क्या क्लूज देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों हम लगातार आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि मार्केट्स इन दोनों लेवल के बीच में घूमने वाले हैं, और जो नेक्स्ट जहाँ से इन्हें एक बड़ा रेजिस्टेंस मार्केट फेस कर सकता है वो है 24,400। लगभग यहीं पर आकर आप देखिए मार्केट्स लुकते हुए दिख रहे हैं, और अभी जो हम डेटा पॉइंट्स देख रहे हैं क्लियर कट साइंस है कि बेरिश पोजीशंस बन रही हैं। अगर ईरान से कोई बड़ी खबर नहीं आती है, सीज़फायर एक्सटेंशन या कोई भी एक पीस का एक नया इनिशिएटिव देखने को नहीं मिल सकता है, तो हम मान के चलिए कि मार्केट्स को यहाँ रुकना है। आज की डेट में हम आपसे कह सकते हैं कि बेरिश पोजीशंस बनती हुई दिख रही हैं, और अगर इस लेवल के ऊपर मार्केट जाकर वापस नीचे आता है तो ये सेलिंग की अपॉर्चुनिटी दिखी। और आज पहला अगर हम डेटा के पर्सपेक्टिव से देखें तो हमें सेल के साइंस देखने को मिल रहे हैं। अब हमें एक कंफर्मेशन का वेट करना है। अगर यहाँ से मार्केट्स दोबारा गिरना शुरू होते हैं, अगर कल हमें एक रेड की क्लोजिंग देखने को मिलती है, तो स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि बाज़ार यहाँ से नीचे जाएंगे। मुझे लगता है कि अभी भी हमें अपने हेजेस को नहीं हटाने चाहिए, और अगर आप शॉर्ट्स कैरी कर रहे हैं तो आपको हेज के साथ करना चाहिए, क्योंकि इस लेवल पर हमें वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी, क्योंकि एक इतने लंबे ट्रेंड के बाद काफ़ी लोग बुलिश हो गए हैं, वो डिप को बाय करने की कोशिश करेंगे। इसलिए शॉर्ट पोजीशंस अगर होल्ड कर रहे हैं तो हेज के साथ करिए, और अगर यहाँ से हमें 100 पॉइंट्स नीचे की क्लोजिंग मिलती है तभी हमें हेजेस को हटाना है। और अगर आप लॉन्ग पोजीशंस होल्ड कर रहे हैं तो आई थिंक ये एक चांस है कि अपने पोजीशंस को लाइट करिए या वहाँ से एग्जिट करिए, क्योंकि डेटा, टेक्निकल इंडिकेटर्स, ये सारी चीज़ें ये बता रहे हैं कि ये जो रैली है ये मैच्योर कर गई है। कल के दिन अगर कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ ईरान वॉर की तरफ से नहीं आती है तो आपको अपने
लॉन्ग्स को कट करना चाहिए या पोजीशन को लाइट करना चाहिए। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पे खत्म करें। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर टाइम।